पहला सवाल कला और संस्कृति से है। प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का पोंगटूक महोत्सव किस देवता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है? इसका सही जवाब है रंग कठोक देवता। रंग कठोक? जी, ये त्योहार तुत्सा जनजाति के लिए बहुत खास है। तुत्सा जनजाति, ये नाम मैंने थोड़ा कम सुना है। आमतौर पर अरुणाचल में आदि या अपातानी जनजातियों का जिक्र ज्यादा होता है। सही कहा आपने। ये त्योहार खास तौर पर चांगलांग और तिरुत जिलों में मनाया जाता है। अच्छा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक अच्छी फसल, मतलब बम्पर हार्वेस्ट, और साथ ही पूरे समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना। तो ये फसल और सुरक्षा से जुड़ा है। अच्छा, स्रोत में झूम खेती का भी जिक्र है, वो क्या है और इस त्योहार से कैसे जुड़ा है? देखिए, झूम खेती, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, एक पारंपरिक तरीका है। इसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, उसे प्राकृतिक रूप से दोबारा उपजाऊ होने के लिए छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो पोंगतुक त्योहार इसी कृषि चक्र का एक अहम हिस्सा है, जहां लोग चावल की अच्छी फसल और समय पर बारिश के लिए उत्सव मनाते हैं। वाह, तो मतलब अगर परीक्षा में तुत्सा जनजाति का नाम आए तो सीधा कनेक्शन पोंगटुक त्योहार से जोड़ना है। जी बिल्कुल, तुत्सा जनजाति = पोंगटुक फेस्टिवल, ये याद रखना काफी आसान रहेगा। बिल्कुल। अब जनजातीय परंपराओं से आगे बढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्यों की ओर। हमारा अगला सवाल भी यहीं से है। जी, सवाल है कि शास्त्रीय नृत्यों का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब सबसे पुराने से शुरू करके सबसे नए तक का क्रम। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका सही क्रम है सबसे पहले भरतनाट्यम, उसके बाद कथक, फिर मणिपुरी, और इस सूची में सबसे नया है मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ओके, तो भरतनाट्यम सबसे पुराना क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, जो लगभग 200 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। अच्छा, नाट्य शास्त्र। जी, ये नृत्य कला का सबसे प्राचीन दस्तावेज माना जाता है। इसका जन्म तमिलनाडु के मंदिरों में हुआ था। और फिर आता है कथक, उसका स्वरूप तो काफी अलग लगता है। जी हाँ, कथक का जन्म उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश की कथावाचक परंपरा से हुआ। कथा मतलब कहानी, तो ये मंदिर से निकलकर दरबारों तक पहुंचा। मतलब कहानी सुनाने के लिए नृत्य का इस्तेमाल। बिल्कुल। और मणिपुरी का संबंध वैष्णव भक्ति आंदोलन से है। यह मुख्य रूप से राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। तो इसमें भक्ति का तत्व ज्यादा है। बहुत प्रबल है। और अंत में है मोहिनीअट्टम, जो सबसे नया है। इसका विकास 18वीं 19वीं सदी में केरल में हुआ। मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार। जी, और अट्टम मतलब नृत्य। तो ये पूरा एक सफर है, धार्मिक अनुष्ठान से लेकर कलात्मक सौंदर्य तक का। कमाल है। जिस तरह नृत्य में नियम होते हैं वैसे ही खेल में भी। और यहीं से हमारा अगला सवाल आता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। क्रिकेट गेंद का वजन और परिधि को इतने सख्त नियंत्रण में क्यों रखा जाता है? इसका जवाब एक शब्द में है, निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस। फेयरनेस और बैलेंस। जी, स्रोत में 3 शब्द जी रहे हैं, क्वालिटी, फेयरनेस और बैलेंस। क्रिकेट का पूरा खेल ही गेंद और बल्ले के बीच के संतुलन पर टिका है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। मान लीजिए अगर गेंद मानक से थोड़ी हल्की या भारी हो तो खेल पर असल में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सोचिए, अगर गेंद हल्की हो तो हवा में स्विंग ज्यादा करेगी, पर तेज गेंदबाज की गति का असर कम हो जाएगा। और अगर भारी हुई तो उसे बाउंड्री पार भेजना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब स्विंग, बाउंस, गति, सब कुछ बदल जाएगा। ये संतुलन ही खेल का रोमांच है। बिल्कुल सही। और जब खिलाड़ी इन नियमों के तहत वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करते हैं तो वो इतिहास रचते हैं, जैसे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में हुआ। जी। सवाल है, इस पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? ये ऐतिहासिक गोल्ड मेडल हरविंदर सिंह ने जीता। वाह। और ये खास बात है कि यह पैरालंपिक के इतिहास में भारत का पहला तीरंदाजी गोल्ड था। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में भी कुछ जानकारी है क्या? हाँ, भारत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। पेरिस में हुए इन खेलों में हमने कुल 29 मेडल्स जीते। 29 मेडल्स? जी, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल थे। और हम मेडल टैली में 18वें स्थान पर रहे। बहुत बढ़िया। अब खेल के मैदान से कूटनीति के मैदान की ओर चलते हैं। अगला सवाल ब्रिक्स से जुड़ा है। ओके। 2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? ये बैठक ब्राजील के मशहूर शहर रियो डी जनेरो में होगी। रियो डी जनेरो। तारीखें भी तय हो गई हैं क्या? हाँ, 28 और 29 अप्रैल 2025। ये ब्रिक्स की बैठकें एक प्रतियोगी के लिए क्यों जरूरी होती हैं? देखिए, ब्रिक्स दुनिया की 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अब तो और भी देश जुड़ गए ना? सही है। तो इनकी बैठकें वैश्विक व्यापार और राजनीति की दिशा तय करती हैं।
इसलिए इनकी बैठक कहाँ हो रही है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, ये सब करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा साहित्य और समाज की दुनिया में झांकते हैं। एक किताब का जिक्र है, हॉट स्टेज। इस किताब का विषय क्या है? यह किताब आधुनिक भारतीय नाटकों का एक संग्रह है। अच्छा, और ये नाटक गंभीर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। तो मतलब ये कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं वाली किताब नहीं है? इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं भानु भारती, जो खुद एक बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। और इसमें मुद्दे किस तरह के हैं? इसमें जातिवाद, लैंगिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसे आज के समाज के ज्वलंत मुद्दों पर बात की गई है। स्रोत में साफ लिखा है कि इसका विषय स्वतंत्रता आंदोलन या पौराणिक कथाएं नहीं है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब समाज के मुद्दों से जरा प्रकृति के तत्वों की ओर चलते हैं। अगला सवाल विज्ञान से जुड़ा है। जी, पूछिए। दिए गए विकल्पों में से किसे सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता? इस सवाल का सही जवाब है मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच। जी। यह मौसम का तत्व नहीं है। तो फिर मौसम के सही तत्व कौन-कौन से हैं? मौसम के जो मुख्य तत्व हैं वो सीधे हमारे वायुमंडल की स्थिति बताते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता यानी हवा में नमी, हवा, वायुदाब। बिल्कुल, हवा, वायुदाब, वर्षा और बादलपन, ये सभी वायुमंडल की घटनाएं हैं, जबकि मिट्टी का पीएच जमीन की गुणवत्ता मापता है, जिसका मौसम से सीधा संबंध नहीं है। बहुत स्पष्ट। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। जी। तो स्रोत के हिसाब से इसके बारे में क्या जानकारी है? विजेता कौन थे? स्रोत बताता है कि इसके विजेता थे कार्तिकेय वेंकटर रमन। ओके। और पुरस्कार की राशि 6 लाख रुपए थी। और ये हुआ कहाँ था? गुरुग्राम में। और हाँ, उप विजेता यानी दूसरे स्थान पर थे IM नीलेश शाह। अच्छा, और यहीं पर नियमों की एक बहुत ही बारीक बात छिपी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक सुधार दिया गया है। क्या? कि नीलेश शाह गांगुली से टाई ब्रेक में नहीं हारे थे। हाँ, ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है, पर इसका मतलब क्या है? नहीं, ये बहुत गहरा है। देखिए, शतरंज में जब खिलाड़ियों के अंक बराबर हो जाते हैं तो विजेता तय करने के लिए टाई ब्रेक के नियम होते हैं। जी। लेकिन यहाँ बताया गया है कि फैसला टाई ब्रेक से नहीं बल्कि अंक तालिका मतलब पॉइंट्स टेबल के आधार पर हुआ। तो ये दिखाता है कि जीत हार सिर्फ चालों पर नहीं बल्कि टूर्नामेंट के पूरे नियमों की समझ पर भी निर्भर करती है। एकदम सही, हर नियम मायने रखता है। वाह, तो खेल के नियम जितने जरूरी हैं उतने ही जरूरी देश चलाने वाले नियम भी हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हमारे स्रोतों में एक बहुत अहम सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हाँ। अगर देश में इमरजेंसी लगानी हो तो संसद को उसे पास करने के लिए कितना समय मिलता है? स्रोत के हिसाब से अब सिर्फ 1 महीने का समय है। सिर्फ 1 महीना? हाँ, अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद से उसका पास होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, तो पहले क्या नियम था और इसे बदला क्यों गया? पहले ये समय सीमा 2 महीने की थी, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। उस संशोधन का एक बड़ा मकसद था कि सरकार की शक्तियों पर संसद का नियंत्रण बढ़ाया जाए ताकि आपातकाल की शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। तो इस समय को 2 महीने से घटाकर 1 महीना करना, ये सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह और मजबूत बनाने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। एक तरह का सेफ्टी चेक जिसे और कड़ा कर दिया गया। और संवैधानिक नियमों में बदलाव की बात चली रही है तो स्रोतों में एक और हालिया बदलाव का जिक्र है। हाँ है, जो राज्यों की विधानसभाओं से जुड़ा है। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है ना? जी। सवाल है कि राज्य विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व की आज क्या स्थिति है, और इसका सीधा सा जवाब है, अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। खत्म कर दिया गया है? ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो एक व्यवस्था थी, अनुच्छेद 333। हाँ, ठीक, जिसके तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते थे। जी। अगर उन्हें लगता कि प्रतिनिधित्व कम है तो ये सब कब और कैसे बदला? ये बदलाव 2019 में किया गया। ओके। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। इस संशोधन ने उस प्रावधान को ही खत्म कर दिया। तो इसका नतीजा ये है कि अब राज्यपाल के पास किसी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के हिसाब से बदलता है। तो हमने देखा कि कैसे नियम, चाहे शतरंज के हों या संविधान के, वो बदलते हैं,
और इसी के साथ हम अपने दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भविष्य की ओर भारत, जहां हम सिर्फ नियम नहीं बदल रहे बल्कि नए लक्ष्य भी तय कर रहे हैं। और भविष्य की बात हो तो अंतरिक्ष से बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर एक बहुत ही रोमांचक जानकारी है। हाँ। ये वाला विषय तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उत्साहित करता है। हम हमेशा नासा के स्पेस स्टेशन के बारे में सुनते आए हैं, अब भारत अपना बना रहा है। जी। तो स्रोत में इसकी टाइमलाइन के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत के मुताबिक प्लान ये है कि स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। 2028 में? हाँ, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। पूरे स्टेशन को तैयार करने का लक्ष्य 2035 तक का है। वाह, 2035 तक। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर होगा। निश्चित रूप से। स्रोत में क्या ये भी बताया गया है कि ये स्टेशन कहाँ होगा? मतलब अंतरिक्ष में किस जगह पर? हाँ, बताया गया है इसे LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी की सतह से करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, तो LEO को ही क्यों चुना गया? देखिए, LEO धरती की सबसे करीबी कक्षाओं में से एक है। इसका फायदा ये है कि यहाँ तक एस्ट्रोनॉट्स और सामान भेजना सस्ता और तेज होता है, जो किसी भी स्टेशन को बनाने और चलाने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया। तो भारत की महत्वाकांक्षा सिर्फ आसमान तक ही नहीं है, बल्कि वो जमीन पर भी हर इंसान तक पहुंचना चाहती है। सही। और यहीं से हमारा अगला विषय जुड़ता है, डाकियों के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं के बारे में। हाँ, सवाल है कि वो कौन सी योजना है, और जवाब है IPPB। IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जी। और ये कोई मामूली बैंक नहीं है। पेमेंट्स बैंक ये आम बैंकों से कैसे अलग है, यही समझना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पेमेंट्स बैंक का मतलब है कि ये ऐसे बैंक होते हैं जो लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। अच्छा। लेकिन ये लोगों के बचत खाते खोल सकते हैं, 1 लाख रुपए तक जमा ले सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब बेसिक बैंकिंग सुविधाएं। हाँ, बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं। इनका असली मकसद बैंकिंग को बेहद आसान और हर किसी की पहुंच में लाना है। और इस काम के लिए डाकियों से बेहतर कौन हो सकता है? डाकिया, जो हमारे भरोसे का प्रतीक रहा है, अब सिर्फ चिट्ठियां नहीं बल्कि पूरा बैंक लेकर आपके दरवाजे पर आ रहा है। यही इसका सबसे बड़ा मकसद है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, स्रोत में साफ लिखा है कि इसका फोकस ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों पर है, जहां बड़े बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। तो डाकिया घर जाकर खाता खोलता है, पैसे जमा करता है, निकालता है, बीमा भी, हाँ, बीमा जैसी सेवाएं भी देता है। ये सचमुच बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचा रहा है। स्रोत में एक छोटा सा विवरण और है, फोटोन मथुनिका MD था। ये शायद उस स्रोत में दी गई किसी तस्वीर का संदर्भ होगा। हो सकता है, जो इस पहल की मानवीय कहानी को दिखाता हो। तो ये थी भविष्य की तस्वीर, आसमान में हमारा अपना घर और जमीन पर हर गांव तक पहुंचता बैंक। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, हमारी नींव। हाँ, हमारी नींव, क्योंकि कोई भी बड़ी इमारत मजबूत नींव के बिना नहीं टिक सकती। और हमारी पहली नींव है हमारी जमीन, हमारा भूगोल। और भूगोल से जुड़ा हमारे पास छोटा नागपुर पठार के बारे में एक सवाल है। इसमें एक दावा मतलब एजर्शन है, और फिर उसकी एक वजह यानी रीजन बताई गई है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। दावा यह है कि छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार है। क्या ये सही है? हाँ, स्रोत के अनुसार ये दावा ए बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन जो वजह आर बताई गई है वो गलत है। अच्छा, वजह क्या बताई गई है? वजह में कहा गया है कि इस पठार का पानी चंबल और बेतवा नदियों से बहता है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि चंबल और बेतवा वो तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। एकदम सही। मालवा और बुंदेलखंड इलाके में। उनका छोटा नागपुर पठार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदियां कौन सी हैं? स्रोत बताता है कि यहाँ की मुख्य नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और बराकर हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि भारत का भूगोल कितना विविध है। हर क्षेत्र का अपना अलग नदी तंत्र है। बिल्कुल, ये हमारी जमीनी नींव है। और जमीनी नींव के साथ साथ एक और नींव है जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए जरूरी है, और वो है ऊर्जा यानी बिजली। हाँ। लेकिन बिजली जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। और यहीं पर हमारा आखिरी विषय आता है,
विद्युत सुरक्षा दिवस 2025। जी, इस मौके पर क्या लॉन्च किया गया ये सवाल है, और स्रोत बताता है कि इस दिन सुरक्षा शक्ति नाम का एक सुरक्षा मैस्कॉट लॉन्च किया गया। एक शुभंकर। हाँ, एक शुभंकर, ताकि सुरक्षा का संदेश लोगों को आसानी से याद रहे। और ये आयोजन 26 जून 2025 को हुआ। मंत्री श्रीपाद यशो नाइक ने इसे लॉन्च किया। इसकी थीम भी बहुत अच्छी थी, स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन। हाँ, ये थीम बताती है कि हम सिर्फ ज्यादा बिजली नहीं, बल्कि स्मार्ट और सुरक्षित बिजली चाहते हैं। इस मैस्कॉट के साथ साथ एक और चीज लॉन्च हुई थी। हाँ ना? हाँ, एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। मैस्कॉट जागरूकता फैलाता है और हैंडबुक लोगों को सुरक्षा के ठोस तरीके बताती है। अब हम कला और संस्कृति के एक बहुत ही रंगीन कोने में चलते हैं। जरूर। अगला सवाल कालबेलिया नृत्य से जुड़ा है। नोट्स पूछते हैं कि यह नृत्य किसकी गति को दर्शाता है। यह सांप की गति को दर्शाता है, और यह सिर्फ एक नकल नहीं है। अच्छा। कालबेलिया जनजाति, जो मुख्य रूप से राजस्थान से है, उनका सांपों से एक बहुत गहरा और पारंपरिक रिश्ता रहा है। वे सपेरे हुआ करते थे। ओहो। तो ये नृत्य उनके जीवन, उनकी संस्कृति और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव का एक जीवंत प्रदर्शन है। वाह, तो ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं बल्कि एक पूरी जनजाति की पहचान और कहानी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नोट्स में इसका उपनाम द डांस ऑफ द स्नेक यानी सांपों का नृत्य भी दिया गया है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इसकी गतियां कितनी लहरदार होती होंगी। अविश्वसनीय रूप से। जो कलाकार इसे करते हैं, उनकी शारीरिक लचक और ऊर्जा देखकर मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में हड्डियां हैं ही नहीं। सही में। वो संगीत की धुन पर ऐसे थिरकते हैं मानो सचमुच कोई सांप लहर रहा हो। बहुत ही सम्मोहक नृत्य है ये। और देखिए कितना दिलचस्प है कि नोट्स में एक सवाल हम सब के लिए छोड़ा गया है। हाँ? इसे यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? कमेंट बिलो। ये एक बेहतरीन सवाल है ना? क्योंकि किसी भी कला या परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। यह उस कला को एक वैश्विक पहचान देता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि कालबेलिया नृत्य सिर्फ राजस्थान या भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर है। यह सवाल सुनने वालों को सिर्फ एक तथ्य याद करने के लिए नहीं, बल्कि उस नृत्य की अहमियत पर और गहराई से सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। सही कहा। तो कला की इस खूबसूरत दुनिया से अब सीधे छलांग लगाते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा के मैदान में। चलिए, अगला विषय है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। सवाल स्विट्जरलैंड को लेकर है कि वो किस चीज में दुनिया में नंबर 1 है। नोट्स के अनुसार स्विट्जरलैंड बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में? जी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट्स बताते हैं कि 2024 और 2025 दोनों ही साल वो इस मामले में नंबर 1 रहा है। अच्छा, मतलब ये कोई तुक्का नहीं है। नहीं, ये लगातार बनाए रखी गई उत्कृष्टता है। ये बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर स्विट्जरलैंड को उसकी घड़ियों या चॉकलेट्स या फिर स्विस बैंकों के लिए जानते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पर होना, इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या इसका मतलब सिर्फ अच्छी सड़कें और तेज ट्रेनें हैं? सड़कें और ट्रेनें तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। IMD जो ये रैंकिंग जारी करता है, वो 4 बड़े स्तंभों को देखता है। ओके। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप होने का मतलब है कि उस देश की सड़कें, पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी सप्लाई, कम्युनिकेशन, सब कुछ। यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा भी वर्ल्ड क्लास है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वो मजबूत नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक देश की तरक्की इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि उसका बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है? ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। शायद बाकी 3 स्तंभ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट और बिजनेस एफिशिएंसी, वो तभी बेहतर काम कर पाते हैं जब ये नींव मजबूत हो। आप सोचिए, अगर किसी देश में अच्छी सड़कें और 24 घंटे बिजली ना हो, तो वहां कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री क्यों लगाएगी? सही बात है। अगर तेज इंटरनेट ना हो तो बिजनेस कैसे चलेगा? अगर अच्छे स्कूल और अस्पताल ना हो तो काबिल लोग वहां क्यों रहेंगे? एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करने को आसान बनाता है, सरकार को अपनी नीतियां लागू करने में मदद करता है और आखिरकार आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाता है। तो स्विट्जरलैंड का लगातार टॉप पर रहना इसी बात का सबूत है। बिल्कुल। बिल्कुल सही।
अब अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। जी। एक बहुत ही खास पहल, मैंग्रोव सेल। सवाल है कि 2025 में ये पहल किस राज्य से जुड़ी है? ये पहल महाराष्ट्र से जुड़ी है और नोट्स में एक खास चेतावनी भी दी गई है। हाँ, मैंने भी देखा। जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वार्निंग, पश्चिम बंगाल गलत उत्तर है। ये चेतावनी अपने आप में एक कहानी कहती है। जाहिर है कि मैंग्रोव का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सुंदरबन आता होगा। और पश्चिम बंगाल, हाँ। ये किसी भी परीक्षा के लिए क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन जैसा लगता है। बिल्कुल। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, इसलिए ये कंफ्यूजन होना मतलब स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन ये मैंग्रोव सेल महाराष्ट्र सरकार की एक विशिष्ट और समर्पित पहल है, जिसकी घोषणा जनवरी 2012 में की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है और मैंग्रोव को बचाने के लिए एक अलग सेल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कई लोगों के लिए तो ये सिर्फ समुद्र किनारे कीचड़ में उगने वाले पेड़ पौधे हैं। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि हमारे तटों के साइलेंट गार्जियन यानी मूक रक्षक हैं। साइलेंट गार्डियन, वाह। मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है वो सुनामी और चक्रवाती तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है। अच्छा। उनकी ऊर्जा को सोख लेता है। ये तटीय कटाव को रोकता है और इससे भी बढ़कर ये अनगिनत मछलियों, केकड़ों और पक्षियों का घर और नर्सरी है। ये तो एक सुपर इकोसिस्टम हुआ। मतलब ये हमारे तटों की रक्षा भी करते हैं और समुद्री जीवन को भी पालते पोसते हैं। जी बिल्कुल। अब समझ में आया कि महाराष्ट्र सरकार का ये सेल इन गार्डियंस की सुरक्षा के लिए एक समर्पित टीम की तरह काम करता है। ये वाकई एक दूरदर्शी कदम है। हाँ, और ये दिखाता है कि राज्य सरकारें अब जलवायु परिवर्तन और तटीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर हो रही हैं। सही बात है। और उनके संरक्षण के लिए विशेष संस्थागत ढांचे बना रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े इस अहम कदम के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे संवैधानिक कदम की जिसने पूरे देश की राजनीति और भूगोल पर एक बहुत गहरा असर डाला। विषय है अनुच्छेद 370। नोट्स का सवाल बहुत सीधा है, इसे किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया? नोट्स में इसका जवाब भी बहुत सटीक और सीधा है। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी सीधी लिखी है उतनी थी नहीं। इसके पीछे एक जटिल संवैधानिक तर्क है। हाँ, यही मैं भी सोच रही थी। सिर्फ एक राष्ट्रपति के आदेश से किसी राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर देना, ये सुनने में बहुत सरल लगता है। सरल लगता है, पर था नहीं। क्या ये वाकई इतना ही आसान था? और यहीं पर अनुच्छेद 370 का क्लॉज 3 यानी 373 कहानी का मुख्य किरदार बन जाता है। अच्छा। दरअसल इसी क्लॉज के अंदर ये शक्ति छिपी थी कि राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ये घोषित कर सकते हैं कि ये अनुच्छेद अब लागू नहीं होगा। ओके। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि ऐसा करने से पहले राज्य की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी होगी। लेकिन वो तो... हाँ, लेकिन जब ये फैसला लिया गया तब जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में ही नहीं थी। तो फिर? इसलिए सरकार ने तर्क दिया कि संविधान सभा की शक्ति अब राज्य की विधानसभा में निहित है और चूंकि उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन था, तो विधानसभा की शक्तियां भारतीय संसद के पास थी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक जटिल संवैधानिक व्याख्या का मामला था। जी। यानी प्रक्रिया थी राष्ट्रपति का आदेश, लेकिन संसद की मंजूरी के साथ। हाँ। और नोट्स में तारीख भी दी गई है, 5 अगस्त 2019। हाँ, वो एक ऐतिहासिक दिन था और इसका नतीजा हम सब जानते हैं। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। सही। ये भारतीय संविधान और राजनीति के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसके प्रभाव और परिणाम पर आज भी गहन चर्चा और बहस जारी है। बिल्कुल। ये उन विषयों में से है जिस पर घंटों बात की जा सकती है। जी। चलिए, इतने गंभीर और ऐतिहासिक विषय के बाद अब दिमाग की थोड़ी कसरत करते हैं। जरूर, थोड़ा हल्का पुल्का हो जाए। हमारे नोट्स का आखिरी हिस्सा एक होमवर्क प्रश्न है, वो भी रीजनिंग का। हाँ। ये रिश्तों की एक पहेली है। हाँ, ये एक मजेदार ब्रेन टीजर है। सवाल है, यदि P Q का मामा है तो Q P की बहन से किस प्रकार संबंधित है? और उसके लिए 4 विकल्प भी दिए गए हैं। जी। पहला, भतीजा भतीजी। दूसरा, चचेरा भाई। तीसरा, बेटा बेटी। और चौथा, तय नहीं किया जा सकता। ये सवाल सीधा लगता है पर इसमें एक छोटा सा पेंच है ना? हाँ, ये आपकी सोचने की प्रक्रिया को परखता है कि आप रिश्तों को कितनी बारीकी से समझते हैं।
पी का मामा होना और फिर पी की बहन, ये रिश्ते आपस में कैसे जुड़ते हैं, यही सारा खेल है। हाँ हाँ हाँ, हम इसका जवाब नहीं देंगे, जैसा कि नोट्स में कहा गया है, इसे सुनने वालों पर छोड़ते हैं। जी। रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन से किस साल, मतलब किस वर्ष हटाया गया था? उन्हें 1240 में हटाया गया था। 1240। हाँ। उनकी जो शासन अवधि थी वो नवंबर 1236 से लेकर अप्रैल 1240 तक थी। और उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है ना? बिल्कुल। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थीं। अच्छा। अब दूसरा सवाल, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, और यहाँ एक कंफ्यूजन पॉइंट भी आता है अक्सर। वो क्या है? लोग अक्सर ज्योतिबा फुले या गांधी जी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। अच्छा, तो ये तीनों अलग अलग हैं। एकदम। अब अगले खंड पर आते हैं, प्राचीन इतिहास और राजनीति। ठीक है। तो चौथी और छठवीं शताब्दी के दौरान किस साम्राज्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग रहा? वो था गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य। इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनका काल था 319-320 ईस्वी। और यहीं से गुप्त संवत की शुरुआत भी हुई। सही कहा। एकदम सही। और इस युग की उपलब्धियों की बात करें तो कालिदास, आर्यभट्ट और मंदिर निर्माण की नागर शैली भी। बिल्कुल, वो सब इस युग की देन है। ठीक है, अगला सवाल राजनीति से। पूर्ण विकेंद्रीकरण या टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है शक्तियों और निर्णय लेने की क्षमता का निचले स्तर तक वितरण, यानी पावर को नीचे तक पहुंचाना। हाँ, और इससे जुड़ा एक नोट भी है जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ था 1993 में। हाँ, वो पंचायती राज और नगर निकाय से ही संबंधित है। बिल्कुल। अब आते हैं जनगणना और भूगोल पर। चलिए। तो 1951 की जनगणना में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? जम्मू और कश्मीर को। अच्छा, और इसकी वजह? वहाँ की अशांत स्थिति। और इससे जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं। बताइए। जैसे 1951 में तो जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था, फिर 1981 में असम शामिल नहीं हो पाया था, और 1991 में फिर से जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, भूगोल पर आते हैं। प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र ये किस देश में है? ये जर्मनी में है। जर्मनी। और अगर इसकी तुलना भारत से करें तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, जो कोयला और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। हाँ, खासकर वास्तुकला की। जी। लोमस ऋषि और बराबर की गुफाएं, राइट, यानी बराबर केव्स, ये कहाँ पर हैं? ये जहानाबाद, बिहार में स्थित है। बिहार में। हाँ। और इन्हें बनवाया किसने था? इनके निर्माता सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ थे, मौर्य काल के। अच्छा, मौर्य काल की हैं। हाँ। इनकी कोई खासियत? हाँ, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनकी दीवारें दर्पण की तरह पॉलिश की हुई हैं, जिसे मिरर पॉलिश भी कहते हैं। वाह। अगला सवाल, इकतरसो महादेव मंदिर, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर। हाँ। ये कहाँ है? ये मुरैना, मध्य प्रदेश में है। और इसके बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है ना? हाँ, बहुत रोचक। भारत का जो पुराना संसद भवन है, उसकी बनावट इसी पर आधारित थी। बिल्कुल, उसकी गोलाकार शैली इसी मंदिर से प्रेरित थी। कमाल है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख उत्सवों और झीलों की। ठीक है। लद्दाख का युरु कबग्यात उत्सव, ये किस मठ में होता है? ये लैमिंगरू मठ में होता है। और इस उत्सव की खास बात? इसमें मुखौटा नृत्य यानी मास्क डांस होता है। अच्छा, अब एक और उत्सव, नवरत्ता, ये किस क्षेत्र में नवरात्रि का स्थानीय नाम है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का स्थानीय नाम है। बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में? हाँ, दोनों राज्यों में पड़ता है। ठीक है। अब एक झील के बारे में, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? वो है रिवालसर झील। रिवालसर लेक। हाँ, और एक बात और, ये झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए बहुत पवित्र है। वाह, ये तो अद्भुत है। जी। अगला खंड है संस्कृति और शब्दावली। चलिए। ठुमरी के संदर्भ में क्या सत्य कथन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ठुमरी एक बहुत ही सुंदर और कलात्मक प्रदर्शन है। और इसका कथक नृत्य से भी गहरा संबंध है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका कथक से बहुत गहरा नाता है। इसके जो प्रमुख घराने हैं वो बनारस और लखनऊ घराना है। और इसकी कोई प्रसिद्ध गायिका? हाँ, गिरिजा देवी जी
उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। ठुमरी की रानी, बहुत खूब। अगला शब्द है हिरण्यगर्भ। भारतीय ग्रंथों में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वर्ण गर्भ यानी गोल्डन वूम। और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद, ठीक है। एक और सवाल, हिमाचल में बसोवा यानी बैसाखी का त्योहार किस नदी के तट पर मनाया जाता है? ये व्यास नदी के तट पर मनाया जाता है। व्यास नदी, बहुत अच्छे। अब विषय बदलते हैं और जीव विज्ञान पर आते हैं। जी, और खास तौर पे मस्तिष्क पर। हाँ, तो सवाल यह है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी मतलब वॉमिटिंग को नियंत्रित करता है? वो हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेंटा। मेडुला ऑब्लोंगेंटा। जी, इसके और भी कई जरूरी काम हैं। जैसे कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन, हृदय गति यानी हार्ट बीट, लार आना, छींकना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हाँ, और ये सीटीजी यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी नियंत्रित करता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ चलते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS, इसकी स्थापना कब शुरू हुई? इसकी स्थापना 1998 में शुरू हुई थी। तारीख थी 20 नवंबर। और इसके पार्टनर्स कौन कौन हैं? इसके मुख्य पार्टनर्स हैं नासा जो कि USA से है, रॉसकोस्मॉस रूस से, जैक्सा, ESA और CSA। अच्छा, अब ISS से जुड़ा एक और सवाल। हाँ, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कितने डिग्री झुका हुआ है? ये 51.6 डिग्री झुका है। 51.6? कोई खास वजह इस झुकाव की? हाँ, वजह यह है ताकि रूसी और अमेरिकी दोनों स्टेशनों से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। यानी एक तरह का समझौता। बिल्कुल, और इस वजह से ये दुनिया की लगभग 90% आबादी के ऊपर से गुजरता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब अगला खंड अंतरिक्ष और वायुमंडल। जी, यूरोपीय एजेंसी का एक मिशन है एनविजन। ये किस ग्रह के लिए है? यह मिशन शुक्र ग्रह के लिए है, वीनस के लिए। और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? इसका लॉन्च 2030 के दशक में होगा, नासा के सहयोग से। ठीक है, अब वायुमंडल की बात करते हैं। रेडियो प्रसारण यानी रेडियो ट्रांसमिशन वायुमंडल की किस परत में संभव है? यह आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर में संभव है। आयोनोस्फीयर। और दूसरी परतों के बारे में कुछ संकेत? हाँ, जैसे ट्रोपोस्फीयर जो है वो मौसम से संबंधित है, और स्ट्रेटोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन परत और जेट विमानों से संबंधित है। बहुत स्पष्ट। अब कुछ विविध प्रश्न। जरूर। पहला, रसायन विज्ञान से कोलॉइड किस प्रकार का मिश्रण है? यह एक विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस मिश्रण है। विषमांगी, ठीक है। अब एक किताब के बारे में। सरोजिनी नायडू की 1905 में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? उनकी पहली पुस्तक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और अब अर्थशास्त्र से एक सवाल। संरचनात्मक संयोजन नीति यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट यह कब लागू हुई? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से ठीक पहले 1991 में लागू हुई थी। 1991 में। चलिए, अब आखिर में कुछ सवाल अंग्रेजी शब्दावली से। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। पहला है व्यवसायों के बारे में। स्किल्ड इन ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, कैलीग्राफर, सुलेखक, कंपाइल्स डिक्शनरीज, लेक्सिकोग्राफर, ड्रॉज मैप्स, कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार, और जो डांस स्टेप्स कंपोज करता है, कंपोजेस डांस स्टेप्स, कोरियोग्राफर। बहुत अच्छे। अब व्यक्तित्व के प्रकार। अनयूजुअल या स्ट्रेंज बिहेवियर वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? एक्सेंट्रिक, सनकी, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, अनसेल्फिशली हेल्प्स अदर्स, एल्ट्रोइस्ट, परोपकारी, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ईगोइस्ट, और जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, लुक्स एट द पॉजिटिव साइड, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। बिल्कुल। और अब आखिरी हिस्सा विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स। ठीक है, बेनेवलेंट का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प है सेल्फिश, स्टिंजी, माइजरली। सही उत्तर सेल्फिश या स्टिंजी होगा। बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु या मददगार। तो इसके और विलोम क्या हो सकते हैं? सेल्फ सेंटर्ड, पार्सिमोनियस, हार्ड हार्टेड या क्लोज फिस्टेड। बहुत बढ़िया। क्यूबी नृत्य के बारे में। ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये नृत्य जुड़ा है गोवा से। गोवा से? जी। कुर्बी जो है वो गोवा का एक आदिवासी समुदाय है और ये उनका एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये बहुत सरल होता है लेकिन ऊर्जा से भरपूर, जिसे वो अपने त्योहारों और खास मौक़ों पर करते हैं। ये तो दिलचस्प है। गोवा का नाम आते ही लोगों को अक्सर समंदर और चर्च ही याद आते हैं, लेकिन ये जो आदिवासी संस्कृति का पहलू है ये बहुत कम लोग जानते हैं। गोवा में और भी ऐसे लोक नृत्य है क्या? हाँ, बिल्कुल हैं। फुगड़ी और ढालो ये वहाँ के बहुत लोकप्रिय नृत्य हैं जो खासकर महिलाएं करती हैं। देखने भी
एक काफी मशहूर नृत्यशाली है। तो ये सवाल हमें याद दिलाता है कि गोवा की पहचान सिर्फ उसके बीचेस तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल सही। और देखिए, अगला सवाल भी एक और लोक नृत्य से ही जुड़ा है। राठवा नीघेर, ये किस राज्य से है? ये है गुजरात की राठवा जनजाति का नृत्य। घेर का मतलब ही होता है घेरा बनाकर नाचना। ये होली के त्योहार के आसपास पूरे 5 दिनों तक चलता है और इसमें पुरुष जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और मोर पंख लगाकर नाचते हैं। ये एक तरह से प्रकृति और उत्सव का संगम है। वाह, मतलब लगातार 2 सवाल आदिवासी समुदायों के नृत्यों से जुड़े हैं। क्या एक पैटर्न हो सकता है? क्या एसएससी जैसी परीक्षाओं में अब लोक कला और खासकर जनजातीय संस्कृति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। ऐसा बिल्कुल लग रहा है। अब सिर्फ शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस ही नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने में जो मौजूद लोक कलाएं हैं, खासकर जो आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हैं, उन पर सवाल बनने लगे हैं। ये दिखाता है कि परीक्षा का दायरा अब ज्यादा इंक्लूसिव या कहीं कि समावेशी हो रहा है। कला की ही बात चल रही है तो संगीत को कैसे भूल सकते हैं? एक सवाल वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण से है। मेम्ब्रेनोफोन क्या होते हैं? मेम्ब्रेनोफोन, ये नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। मेम्ब्रेन यानी झिल्ली या खाल और फोन मतलब आवाज। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र जिस पर एक खाल या झिल्ली चढ़ी हो और उसे बजाने से आवाज निकले। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो ढोल तबले वाला पूरा परिवार। जिस भी चीज को थाप मारकर या पीट कर बजाया जाए और उसकी आवाज एक खिंची हुई चमड़ी से आए, वो मेम्ब्रेनोफोन है। जैसे ढोलक, तबला, मृदंगम, नगाड़ा, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्हें अवनद्ध वाद्य भी कहते हैं। तो फिर सितार या बांसुरी किस में आएंगे? देखिए, सितार जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों को कॉर्डोफोन कहते हैं, क्योंकि उनमें कॉर्ड यानी तार से आवाज पैदा होती है। कॉर्डोफोन, ठीक है। और बांसुरी जैसे हवा से बजने वाले यंत्र एरोफोन कहलाते हैं। एयर यानी हवा से। बहुत बढ़िया। ये वर्गीकरण तो काफी सीधा और लॉजिकल है। चलिए कला और संस्कृति से अब साहित्य के पन्नों की ओर बढ़ते हैं। एक उपन्यास का जिक्र है, लेडीज टेलर। इसके लेखिका कौन है? इसकी लेखिका हैं प्रिया हजेला। ये एक काफी नई किताब है और इसका विषय बहुत संवेदनशील है। 1947 का भारत-पाकिस्तान विभाजन पर तो बहुत कुछ लिखा गया है। इस किताब में क्या खास है? ये किताब शरणार्थियों के संघर्ष और उनके साहस की कहानी कहती है। इसकी खासियत यह है कि ये बड़े-बड़े राजनीतिक बयानों से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी पर फोकस करती है। इसका जो मुख्य किरदार है गुरदेव, वो एक सिख दर्जी है जो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से दिल्ली आता है और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है। ये उस दौर की उथल-पुथल को एक आम इंसान की नजरों से दिखाती है। यानी इतिहास को इंसानी कहानियों के जरिए समझना। और इसी पेपर में एक और कालजयी उपन्यास का सवाल भी है, आनंद मठ। हाँ, और ये हमें सीधे 19वीं सदी के बंगाल में ले जाता है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी तो इसी उपन्यास से लिया गया है ना? बिल्कुल, वंदे मातरम इसी उपन्यास का हिस्सा है। ये उपन्यास 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह और 1770 के भयानक अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो एक तरफ लेडीज टेलर है जो आज़ादी के समय की त्रासदी को दिखाती है, और दूसरी तरफ आनंद मठ है जो आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी को हवा देती है। एक ही पेपर में साहित्य के 2 ऐसे सवाल जो हमें भारत के इतिहास के 2 अलग-अलग महत्वपूर्ण मोड़ों पर ले जाते हैं। क्या बात है! कला और साहित्य के बाद अब थोड़ा इतिहास के और गहरे पन्नों को पलटते हैं। शुरुआत करते हैं वास्तुकला से। फतेहपुर सीकरी का जो पंचमहल है, उसकी डिजाइन किस स्टाइल से मिलती जुलती है? फतेहपुर सीकरी का पंचमहल बौद्ध विहार शैली से प्रभावित है। ये एक पिरामिड जैसी इमारत है जिसमें 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। इसमें कुल 176 खंबे हैं। 176? जी, 176, और हर खंबे पर अलग अलग नक्काशी है। इसे बनाने का आइडिया अकबर को कहाँ से आया होगा? माना जाता है कि इसकी प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहारों से ली गई थी। अच्छा। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे और उनकी वास्तुकला में ये साफ झलकता है। पंचमहल की शैली इंडो इस्लामिक है जिसमें हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का सुंदर मिश्रण दिखता है। अच्छा। इसीलिए इसे सपनों का पत्थर भी कहते हैं। अकबर ने इसे गुजरात विजय के जश्न और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था।
अकबर जैसे मुगल शासकों की वास्तुकला तो अद्भुत थी, लेकिन चलिए अब समय में और पीछे चलते हैं। उस दौर में जब भारत में मौर्य साम्राज्य का दबदबा था, एक सवाल है कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। बिंदुसार एक बहुत शक्तिशाली शासक थे, लेकिन अक्सर उन्हें उनके पिता चंद्रगुप्त और उनके बेटे अशोक महान के बीच में थोड़ा कम याद किया जाता है। हाँ, ये तो है। बिंदुसार के बारे में क्या खास बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए? यूनानी लेखों में उन्हें अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात, जी, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उससे उनकी सैन्य ताकत का अंदाजा लगता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो उस समय का एक प्रमुख दार्शनिक मत था, जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया था और उनके बेटे अशोक ने बौद्ध धर्म। बिल्कुल। तो मतलब एक ही परिवार में 3 पीढ़ियां और 3 अलग-अलग दार्शनिक रास्ते। ये उस दौर की वैचारिक स्वतंत्रता को दिखाता है। बिल्कुल। मौर्य वंश का क्रम था चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। इतिहास में और भी पीछे जाएं तो एक सवाल है चैल्कोलिथिक काल के बारे में। ये शब्द इतिहास के किस युग को दर्शाता है? ये शब्द खुद ही अपना मतलब बताता है। चैल्को एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है तांबा यानी कॉपर। कॉपर, हाँ। और लिथिक का मतलब है पत्थर यानी स्टोन। तो चैल्कोलिथिक युग हुआ ताम्र पाषाण युग, यानी वो समय जब इंसान पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी सीख गया था। एकदम सही। ये नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज के बाद और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज से पहले का समय था। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था जब इंसान ने पहली बार धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो टेक्नोलॉजी के विकास में बहुत बड़ी छलांग थी। इतिहास के सफर में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आधुनिक भारत की तरफ आते हैं। बैंकिंग से जुड़ा एक सवाल है, 1969 से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था? इसका जवाब है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, जो सही भी है, लेकिन SBI की कहानी उससे अलग है। क्या कहानी है? SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इंपीरियल बैंक। जी, नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत की छाप महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसका राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद हुआ होगा, एक तरह से इसे भारतीय पहचान देने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आजादी के बाद गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। तो जब 1969 में 14 दूसरे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब SBI पहले से ही एक सरकारी बैंक था। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। चलिए अब दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थलों की बात करते हैं। सवाल था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्थल दिल्ली में है, और सही जवाब था हुमायूं का मकबरा। जी, हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था और ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा मतलब गार्डन टूम था। माना जाता है कि ताजमहल की प्रेरणा भी इसी से ली गई थी। 1993 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया। और दूसरे विकल्प क्या थे? दूसरे विकल्पों में था फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, हवा महल जो जयपुर की शान है और जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, हाँ, और आगा खान पैलेस जो पुणे में है और भारत की आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा है। अब भारत की एक अनोखी परंपरा पर आते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने सालों के अंतराल पर होता है? इसका जवाब कई लोगों को चौंका सकता है। महाकुंभ 144 साल के अंतराल पर होता है। 144 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। ज्यादातर लोग तो 12 साल में होने वाले कुंभ को ही महाकुंभ समझ लेते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये एक आम कंफ्यूजन है। देखिए, कुंभ का एक पूरा चक्र है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। ठीक है। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है और 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 12 गुणा 12 144 सालों के बाद, जी, 144 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष ज्योतिषीय संयोग पर आधारित होता है। अगला पूर्ण कुंभ 2025 में प्रयागराज में है। और ये कुंभ भारत में किन 4 जगहों पर लगता है? ये 4 पवित्र स्थान नदियों के किनारे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ये जानकारी सच में अद्भुत है।
चलिए अब विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं। जीव विज्ञान से एक बड़ा सरल लेकिन मजेदार सवाल है, मटर का पौधा ऊपर कैसे चढ़ता है, किसके सहारे? मटर का पौधा चढ़ता है प्रतान के सहारे, यानी टेंड्रिल्स। मटर का तना बहुत कमजोर होता है, वो खुद सीधा खड़ा नहीं रह सकता, तो उसमें से धागे जैसी पतली पतली संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें प्रतान कहते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? ये प्रतान बहुत स्मार्ट होते हैं। ये असल में पत्तियों का ही बदला हुआ रूप है। जैसे ये हवा में झूलते हुए किसी सहारे, जैसे कोई डंडी या जाली के संपर्क में आते हैं, ये फौरन उसके चारों ओर कसकर लिपट जाते हैं, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह जो अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ता। इसी पकड़ के सहारे पौधा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। क्या बढ़िया उदाहरण है। जीव विज्ञान से ही एक और सवाल है, अमर बेल और खिल्ली, ये किस तरह के जीव है? ये दोनों ही परजीवी हैं, पैरासाइट्स, यानी वो जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर उनसे अपना भोजन लेते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दोनों में एक मजेदार अंतर है। वो क्या है? अमर बेल एक पौधा है, यानी एक पादप परजीवी। अच्छा। आपने अक्सर पेड़ों पर पीले धाड़ों जैसा जाल देखा होगा, वही अमर बेल है। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अच्छा। वो अपनी खास जड़ों, जिन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं, से मेजबान पौधा का पोषक तत्व चूस लेती है। और खिल्ली, वो तो जानवरों पर होती है। हाँ, किल्ली एक जंतु परजीवी है। ये एक एक्टोपैरासाइट है। एक्टो मतलब बाहरी। ये कुत्तों या मवेशियों जैसे जानवरों की चमड़ी पर चिपक कर उनका खून चूसती है। तो एक है पौधों की दुनिया का परजीवी और दूसरा जानवरों की दुनिया का, लेकिन दोनों का काम एक ही है, दूसरे पर निर्भर रहना। अब भूगोल की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभमंडल, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। हालांकि ये हर जगह एक जैसी नहीं होती। ध्रुवों यानी पोल्स पर यह चपटी है, लगभग 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर गर्मी की वजह से हवा फैलती है, तो वहां इसकी ऊंचाई बढ़कर 18 किलोमीटर तक हो जाती है। और इस परत की सबसे खास बात क्या है? क्षोभमंडल को आप वायुमंडल का किचन समझ सकती हैं। किचन? हाँ, जैसे घर में सारा खाना, धुआं और भाप किचन में बनता है, वैसे ही मौसम की सारी हलचल, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना, सब कुछ इसी परत में होता है। इसके ऊपर का वायुमंडल काफी शांत है। मतलब हम असल में मौसम की किचन में रहते हैं। यहाँ एक और नियम काम करता है, नॉर्मल लैप्स रेट। वो क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस परत में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, तापमान घटता जाएगा। औसतन हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर ठंडक होती है। बिल्कुल। झांझर, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। और नोट्स में ये भी बताया गया है कि ये चंबा जिले में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, चंबा में? जी। साथ में डांगी, फुलियाना, गहराई जैसे और भी हिमाचली नृत्यों का जिक्र है, पर इसमें एक मतलब कंफ्यूजन पॉइंट भी दिया गया है। कंफ्यूजन पॉइंट? वो क्या है? हाँ, होता ये है कि झांझर से मिलता जुलता एक और नाम है झिझिया। झिझिया? जी, झिझिया, और वो बिहार का लोक नृत्य है। तो सुनने में एक जैसे लगते हैं और यही गलती हो सकती है। समझ गया, ये तो बहुत बारीक डिटेल है। अच्छा, अब साहित्य पर आते हैं। किताबों से जुड़े 2 सवाल थे। पहला, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, इसकी लेखिका कौन है? ये किताब सुधा मूर्ति ने लिखी है। ओह, सुधा मूर्ति। हाँ, ये 2012 में पब्लिश हुई थी और ये असल में नॉन फिक्शन कहानियों का एक कलेक्शन है। वो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी रही हैं, जैसा हम जानते हैं। हाँ, उनकी डॉलर बहू और वाइज एंड अदरवाइज तो बहुत ही लोकप्रिय हैं। बिल्कुल। नोट्स में इन किताबों का जिक्र भी है, महाश्वेता, डॉलर बहू और वाइज एंड अदरवाइज। और दूसरी किताब थी शक्ति, द डिवाइन फेमिनाइन। ये किसने लिखी है? नाम से तो कुछ पौराणिक कथाओं जैसा लग रहा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये किताब अनुजा चंद्रमौली ने लिखी है और इसका विषय देवी शक्ति और स्त्रीत्व ही है। वो माइथोलॉजी पर लिखने के लिए ही जानी जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो कला संस्कृति की इसी कड़ी में एक और सवाल था, संगीत की दुनिया से। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न कब मिला? उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये जानकारी अपने आप में बहुत खास है क्योंकि वो भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थीं। पहली संगीतकार? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये एक तरह से कला को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सम्मान देने जैसा था। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है। बताइए। उन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी मिला था, और वो सम्मान पाने वाली भी वो पहली भारतीय संगीतकार थीं। क्या बात है। चलिए, संस्कृति के आखिरी पड़ाव पर आते हैं,
त्योहार। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये कब मनाया जाता है? ये त्योहार मकर संक्रांति पर होता है, जिसे गुजरात में उत्तरायण भी कहते हैं। हाँ, 14 या 15 जनवरी के आसपास। बिल्कुल। ये सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं है, बल्कि सूर्य के उत्तर की ओर यात्रा शुरू करने का प्रतीक भी है। चलिए, तो ये कला और संस्कृति के सवाल थे। अब जरा गियर बदलते हैं और इतिहास की तरफ चलते हैं। हाँ, इतिहास से भी कुछ बहुत मजेदार सवाल हैं। पहला ही सवाल है, दक्षिणापथेश्वर, ये उपाधि किसने धारण की थी? ये उपाधि ली थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन तृतीय। जी। दक्षिणापथेश्वर का मतलब होता है दक्षिण के स्वामी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत की कहानी है। हाँ, हर्षवर्धन को हराने वाली कहानी। बिल्कुल। जब उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और इसी जीत के बाद उन्होंने ये उपाधि ली? सही। इसका सबूत ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था। वाह, मतलब ये उपाधि सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐलान थी। चलिए, अब मध्यकालीन भारत में आते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यह सासाराम बिहार में है, और ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। मैंने सुना है इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। हाँ, स्रोत में इस बात का जिक्र है, इसकी इंडो इस्लामिक शैली और इसकी भव्यता की वजह से। ये एक आर्टिफिशियल झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर बना है। अच्छा। इसके वास्तुकार का नाम भी दिया गया है मीर मोहम्मद अली वाल खान, और इसे 1545 में उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने पूरा करवाया था। बहुत खूब। अब आते हैं आधुनिक इतिहास के सबसे चर्चित सवाल पर। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? इसका जवाब है मीर जाफर। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक माना जाता है। 1757 का युद्ध? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच मीर जाफर, जो नवाब का ही सेनापति था, वो लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से मिल गया। और बस वहीं से कहानी बदल गई? बिल्कुल। उसकी गद्दारी की वजह से जीती हुई बाजी हार में बदल गई और भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई। सही। चलिए, इतिहास से अब सीधे आज के दौर में आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक सवाल था कि महिला सांसदों का प्रतिशत कितना था? विकल्पों के आधार पर इसका सही उत्तर लगभग 14% था। अगर हम सटीक आंकड़ों की बात करें तो ये 13.6% है। मतलब कुल कितनी महिला सांसद? कुल 74 महिलाएं। ये 18वीं लोकसभा थी। वैसे 2019 में 78 थी, तो संख्या थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। महिला मतदान 65.78% रहा, जो पुरुषों से ज्यादा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब उस सेक्शन की तरफ चलते हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा डराता है, विज्ञान और तकनीक। हाँ, और यहाँ भी बड़े दिलचस्प सवाल थे। पहला ही सवाल केमिस्ट्री की नींव से है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को सही जगह नहीं मिल पाई थी? इसका जवाब तो शायद हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही। बेचारा हाइड्रोजन। उसकी जगह को लेके आज भी बहस होती है। पर ऐसा क्यों? क्या वजह थी? उसका दोहरा चरित्र। वो कभी क्षार धातुओं एल्कली मेटल्स की तरह व्यवहार करता है, तो कभी हैलोजन की तरह। इस वजह से मेंडलीव तय नहीं कर पाए कि उसे कहाँ रखें। अच्छा, रसायन विज्ञान से एक और सवाल था। अम्ल और क्षार एसिड और बेस की अभिक्रिया से क्या बनता है? इससे लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर बनता है। इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं ना? हाँ, उदासीनीकरण। इसका समीकरण भी दिया है, HCl + NaOH, जिससे बनता है NaCl + H2O यानी नमक और पानी। अच्छा, पानी से जुड़ा एक और सवाल था। जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है 1:8, 1:8। ये कैसे आया, क्या आप ये समझा सकती हैं? जरूर। पानी का फॉर्मूला H2O है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। तो फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 × 1 = 2, और 1 ऑक्सीजन यानी 16। तो अनुपात हुआ 2.16। बिल्कुल। और इसे सरल करने पर ये 1.8 बन जाता है। एकदम साफ। अब एक प्रैक्टिकल साइंस का सवाल। कागज के कप में पानी भरकर आग पर रखें तो कप जलता क्यों नहीं? ये तो स्कूल में किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। होता ये है कि आग की सारी गर्मी कागज से होकर सीधे पानी में ट्रांसफर हो जाती है, और इस वजह से कागज अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता। सही पकड़ा। और जब तक वो तापमान नहीं आएगा, वो आग नहीं पकड़ेगा। चलिए, अब जीव विज्ञान का एक सवाल। मानव शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी है? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है।
स्रोत में साफ लिखा है कि ये जवाब दिए गए विकल्पों पर आधारित था और उन विकल्पों में सही जवाब था एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ये कहाँ होती है? इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारी किडनी यानी गुर्दों के ठीक ऊपर होती है। ठीक है। अब विज्ञान से तकनीक की ओर। जंगल की आग पर नजर रखने के लिए फायर सैट नाम का उपग्रह किसने बनाया है? ये गूगल ने बनाया है, अर्थ फायर अलायंस के सहयोग से। वाह, ये कब लॉन्च होगा? नोट्स के मुताबिक इसे मार्च 2025 में स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद एआई का इस्तेमाल करके आग पर नजर रखना है। बहुत जरूरी तकनीक है ये। तो विज्ञान के ये सवाल बताते हैं कि अब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, भाषा और खेल। हाँ, अंग्रेजी का एक सवाल था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन नोन फॉर हिज बैड डीड्स, यानी बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति। इसका जवाब है नोटोरियस, यानी कुख्यात। स्रोत में फेमस और नोटोरियस का अंतर भी समझाया है। फेमस अच्छे कामों के लिए और नोटोरियस बुरे कामों के लिए। अगला सवाल था एक्सेसिव की सही स्पेलिंग का। हाँ, EXCESSIVE, जिसका मतलब है अत्यधिक। और एक मुहावरा भी था, टू टिक ऑल द बॉक्सेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू सैटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यानी सभी जरूरी शर्तों को पूरा करना, हर उम्मीद पर खरा उतरना। बिल्कुल। बहुत अच्छे। और आखिर में खेल की दुनिया से एक सवाल, नी होल्ड और एंकर होल्ड किस खेल के शब्द हैं? ये दोनों शब्द कबड्डी के हैं। ये डिफेंसिव टेक्निक है। क्या इन्हें समझाया भी गया? हाँ, बहुत सरल भाषा में। एंकल होल्ड मतलब डिफेंडर का रेडर का टखना पकड़ना, और नी होल्ड में घुटने पकड़कर उसकी मूवमेंट को रोकना। अच्छा। दोनों ही बहुत अहम रक्षात्मक दाव हैं। 1951 के एशियाई खेलों से जुड़ा हुआ सवाल था कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका जवाब है 51 पदक। हाँ, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये पहले एशियाई खेल थे और भारत मेजबान था नई दिल्ली में। बिल्कुल। तो ये 51 पदक, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य थे, ये एक बहुत बड़ा बयान था। भारत दूसरे स्थान पर रहा था, है ना? हाँ, जापान पहले पर था। और देखिए, तब से अब में कितना फर्क आया है। स्रोतों में 2023 के खेलों का भी जिक्र है। चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स, जहां भारत ने 107 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। क्या सफर रहा है। अच्छा, अगला सवाल वास्तुकला से जुड़ा है। बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के किनारे है? यह है गोमती नदी के किनारे, लखनऊ में। इसका एक और नाम भी है, आसफी इमामबाड़ा। सही। और इसे 1784 में नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसकी सबसे खास बात है इसका विशाल हॉल, जो बिना किसी बीम या खंबे के खड़ा है। हाँ, और वो प्रसिद्ध भूल भुलैया भी वही है। चलिए अब राजनीति की बात करते हैं। लोकसभा में एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। और एसटी के लिए? एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर 543 में से 131 सीटें आरक्षित हुईं। हाँ, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 330 में मिलता है। एक और दिलचस्प तथ्य है कि सबसे ज्यादा एससी सीटें उत्तर प्रदेश में है, 17। बिल्कुल। अब एक सवाल विज्ञान और तकनीक से, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस शहर के पास है? ये कोटा राजस्थान के पास है। हाँ, हालांकि चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, पर कोटा के काफी नजदीक है। सही कहा। और ये चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध पर बना है। ये भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र था। पहला तो तारापुर में था। बिल्कुल। अगला प्रश्न साहित्य से है और ये रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है। उनकी 103 कविताओं का वो संग्रह कौन सा है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि, अंग्रेजी में जिसे सॉन्ग ऑफ रिंग्स कहते हैं। उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि जो मूल बंगाली गीतांजलि थी, उसमें 157 कविताएं थी। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी संस्करण के लिए उनमें से 103 चुनी गईं, और इसकी प्रस्तावना मशहूर कवि W.B. यीट्स ने लिखी थी। कमाल है। अच्छा, अगला सवाल फिर से वास्तुकला पर है। गौड़ जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा है? दाखिल दरवाजा। ये मालदा जिले में है। और इसके निर्माता थे नसरुद्दीन महमूद शाह 1425 में। इसे एक और नाम से भी जानते थे, सलामी दरवाजा। हाँ, सलामी दरवाजा। कहते हैं यहाँ तोपों की सलामी दी जाती थी। इसकी लाल ईंटों और टेराकोटा की वास्तुकला देखने लायक है। चलिए अब जरा समाज सुधार की बात करते हैं। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। उसकी प्रेरणा क्या थी?
उसकी प्रेरणा थी बंगाल का ब्रह्म समाज। अच्छा, तो इसे एक तरह से दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कहा भी जाता था। इसके संस्थापक थे के.एस. श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन। और इसका उद्देश्य वही था, मतलब जाति व्यवस्था का अंत, विधवा विवाह को बढ़ावा देना। हाँ, और एकेश्वरवाद, ये सब 1864 में केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से ही प्रेरित था। अब आते हैं खेल पर। डीप, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, फाइन लेग, ये शब्द किस खेल से जुड़े हैं? ये तो बहुत आसान है। क्रिकेट। हाँ, जाहिर है क्रिकेट। ये सब फील्डिंग की पोजीशंस हैं। और भी बहुत से हैं, जैसे स्लीप पॉइंट, गली, स्लिप, स्क्वायर लेग। बिल्कुल। अब एक सवाल जनगणना से 2001 से 2011 के बीच ईसाई जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? उत्तर है 15.5%। और कुल आबादी में ईसाई जनसंख्या का हिस्सा 2.3% है, लगभग 2.78 करोड़। हाँ, तुलना के लिए देखें तो इसी दौरान मुस्लिम वृद्धि दर 14.6% थी, जो सबसे ज्यादा थी। और हिंदू वृद्धि दर 16.8% थी। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। इससे पिछले दशक, मतलब 1991 से 2001 में ईसाई वृद्धि दर 22.6% थी, जो अब घटी है। ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। अच्छा, अब इतिहास की तरफ लौटते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जो 1931 में हुआ था। लंदन में? हाँ, लंदन में, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। गांधी जी जिस जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही इस सम्मेलन में गए थे। सही कहा, लेकिन ये सम्मेलन सांप्रदायिक मुद्दों पर असफल रहा। पर यहाँ एक और व्यक्ति का जिक्र जरूरी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बिल्कुल, उन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अब एक सवाल, भारत की एक बड़ी कंपनी के बारे में, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दर्जा क्या है? BEL को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। नवरत्न? हाँ, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसका मुख्य काम है रक्षा बलों की इलेक्ट्रॉनिक जरूरतें पूरी करना। सही। अब फिर से खेल की दुनिया में तजेंद्र पाल सिंह तूर किस खेल से हैं? शॉटपुट यानी गोला फेंक। और वो चैंपियन हैं। 2018 जकार्ता और 2022 हांगजो, दोनों एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। और वो 21.77 मीटर के थ्रो के साथ एशियन रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। बिल्कुल, लगातार 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना बहुत बड़ी बात है। और गोल्ड मेडल की बात चली है तो पेरिस 2024 से पहले एथलेटिक्स में भारत के पास कितने गोल्ड थे? सिर्फ एक। सिर्फ एक? हाँ, और वो ऐतिहासिक गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो 2021 में हुए थे। सही। पेरिस से पहले एथलेटिक्स में वो भारत का पहला और एकमात्र गोल्ड था। अब जरा प्राचीन भारत की ओर चलते हैं। सातवाहन वंश को किसने प्रतिस्थापित किया? उनके बाद जो मुख्य शक्ति उभरी वो थे इक्ष्वाकु वंश। कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में, जो आज का आंध्र प्रदेश है। हाँ, सातवाहन वंश का पतन असल में उनकी आंतरिक कमजोरी की वजह से हुआ था। उनके अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ थे। और उनके बाद दूसरे उत्तराधिकारी भी थे, जैसे उत्तर में वाकाटक और दक्षिण पूर्व में पल्लव। अच्छा, अगला सवाल फिर से हमारे संविधान से है। साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 107 में। और नियम के मुताबिक इसे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। हाँ, और अगर सहमति ना बने तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक तो अलग है, वो अनुच्छेद 110 में है और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। बिल्कुल, और बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। ऐसे देखते हैं। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए इसमें अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग होता है ना? हाँ, इससे दिल के वॉल्व और पंपिंग की लाइव फोटो दिखती है। लोग इसे अक्सर ECG समझ लेते हैं, जबकि ECG तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल ग्राफ है, फोटो नहीं। सही। और EEG तो मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए होता है। अब एक सवाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन किस देश के साथ है? ये नेपाल के साथ है। और ये कोई आम पाइपलाइन नहीं है, ये दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। बिल्कुल, 69 किलोमीटर लंबी है। 2019 में PM मोदी और KP ओली ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें भारत की IOCL और नेपाल की NOCO कंपनियां शामिल हैं। सही। अब आते हैं बॉलीवुड और किताबों की दुनिया में। द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड डीवा किसने लिखी? ये किताब करीना कपूर खान की है। उन्होंने इसे रोशेल पिंटो के साथ मिलकर लिखा है। हाँ,
2012 में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फैशन और स्टाइल टिप्स पर है। उनकी एक और किताब है कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, और प्रियंका चोपड़ा की किताब का नाम अनफिनिश्ड है। सही। अब 19वां सवाल, कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ है? तमिलनाडु में। हाँ, डिंडीगुल जिले की पलानी पहाड़ियों में। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। और इसका संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स करता है। और इसका काम है सूर्य का अध्ययन करना। और 20वां और अंतिम प्रश्न, तारों मतलब स्ट्रिंग्स वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं तत्वाद्य। तत्वाद्य। हाँ, क्योंकि इनमें तार छिड़ने से ध्वनि निकलती है। अंग्रेजी में इन्हें कॉर्डोफोन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए सितार, वीणा, सारंगी, गिटार, सरोद। बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? नोट्स के मुताबिक जवाब है 1206 से 1210 ईस्वी तक। सिर्फ 4 साल? जी, लेकिन यहाँ सिर्फ तारीख नहीं दी गई है। टॉपर ने कुछ और जरूरी बातें भी लिखी हैं, जैसे वो गुलाम वंश यानी मामलुक वंश का संस्थापक था। अच्छा। उसकी राजधानी लाहौर थी, और एक बहुत खास बात, उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। ये छोटी सी जानकारी ऐबक के बारे में एक पूरी कहानी बता देती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि परीक्षा में सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि व्यक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी पूछे जा रहे हैं। सही बात है। अब इतिहास के दूसरे सवाल पर आते हैं, जो किसी राजा के बारे में नहीं, बल्कि एक जनजाति के बारे में है। सवाल था, मध्यकाल में खोखर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती थी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब ये कि अब इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं रहा, सामाजिक इतिहास पर भी जोर है। एकदम सही। तो नोट्स में साफ लिखा है पंजाब। उनका मूल निवास पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की सॉल्ट रेंज में था, और भारत में वे पंजाब और हरियाणा में पाए जाते थे। ठीक है। और एक खास नोट भी है, ये उस समय की एक बहुत प्रभावशाली जनजाति थी। प्रभावशाली, ये शब्द इस सवाल को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। जी। पहले गुलाम वंश का संस्थापक, फिर एक प्रभावशाली जनजाति, और इतिहास का तीसरा सवाल हमें सीधा आधुनिक भारत में ले आता है। हाँ, सवाल है NGSR यानी निजाम की गारंटीड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये आजादी के ठीक बाद का समय है। बिल्कुल। इसकी तारीख है 5 नवंबर 1951। नोट्स में लिखा है कि यह हैदराबाद राज्य की रेलवे थी, और इसका अधिग्रहण भारत सरकार ने किया था। तो अगर हम इन तीनों सवालों को एक साथ देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, खोखर जनजाति और निजाम की रेलवे, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हाँ, पैटर्न ये है कि इतिहास के सवाल किसी एक दौर तक सीमित नहीं है। सल्तनत काल, मध्यकालीन समाज और आधुनिक भारत तीनों को छुआ गया है। मतलब तैयारी करते समय किसी भी हिस्से को छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इतिहास की इस यात्रा के बाद चलिए अब थोड़ा भूगोल और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सवालों में काफी विविधता दिख रही है। जी। पहला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की कुल लंबाई कितनी है? NW2। हाँ, नोट्स में इसका जवाब सीधा सीधा दिया है 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर। साथ में ये भी बताया गया है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में सादिया से धुबरी तक फैला है। जलमार्ग पर सवाल आना ये दिखाता है कि परिवहन के पारंपरिक तरीकों के अलावा नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये आर्थिक भूगोल का सवाल है। एकदम सही। और भूगोल का अगला सवाल तो शायद हर परीक्षा का पसंदीदा सवाल है। कर्क रेखा वाला। जी बिल्कुल। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? हाँ, ये तो आना ही था। तो नोट्स में जवाब दिया है मिजोरम, और ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शन के अनुसार। हाँ, मतलब दिए गए विकल्पों में से मिजोरम सही था। और जैसा कि उम्मीद थी, इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी दी गई है। अच्छा, क्या है? नोट्स में लिखा है मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा? ये तो क्लासिक तरीका है 8 राज्यों के नाम याद रखने का। जी। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, दूसरे म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और टा से त्रिपुरा। कमाल है। पर ये सोचने वाली बात भी है कि परीक्षा में आज भी ऐसे सवाल आते हैं जिनके लिए सीधी सीधी रटने वाली ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ याददाश्त का भी पूरा टेस्ट है ना? हाँ बिल्कुल। और भूगोल का तीसरा सवाल इसी बात को और पुख्ता करता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है मतलब ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि कौन सी हैं, बल्कि आपको गलत विकल्प को पहचानना है। जी। उत्तर है महादाई,
नोट्स में गंगा की सहायक नदियों के नाम भी दिए हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन। और महादाई के बारे में? उसके बारे में खास जानकारी दी गई है कि ये गोवा और कर्नाटक की नदी है और पश्चिम की ओर बहती है। यही छोटी सी जानकारी सही जवाब तक पहुंचने की चाबी है। सही। और इस ग्रुप का आखिरी सवाल हमें सीधे आज के दौर में ले आता है, पर्यावरण और भविष्य की तकनीक। सवाल था, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है? इसका जवाब है 5 मिलियन मीट्रिक टन। जी, 5 MMT। नोट्स में लक्ष्य वर्ष 2030 और उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना भी साफ लिखा है। हाँ, तो भूगोल और पर्यावरण में हमने देखा आर्थिक भूगोल, परंपरागत सवाल, नदियों का ज्ञान और आधुनिक पर्यावरण नीतियां। काफी बड़ा दायरा है। हाँ, अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। इन नोट्स को देखकर लगता है कि इस विषय पर अब सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। सवाल काफी गहरे पूछे गए हैं, जैसे कि पहला सवाल, हरिपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर किस काल में लिखी गई थी? सही कहा, ये सिर्फ कृति का नाम नहीं, उसका समय भी पूछ रहे हैं। इसका उत्तर है 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। और इस कृति की खासियत? वो भी नोट्स में लिखी है। इसमें पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का अलग अलग उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संगीत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये तो वाकई गहरी जानकारी है। और अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है वडोदरा। और नोट्स में एक और दिलचस्प तथ्य जोड़ा गया है। क्या? कि वडोदरा को गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अच्छा, ये जानकारी सवाल को और संदर्भ देती है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल भी संस्कृति से है, लेकिन लोक कला से। टिप्पणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? टिप्पणी ये गुजरात का लोक नृत्य है, खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र का। नोट्स में इसकी शैली के बारे में भी बताया गया है कि महिलाएं लंबी लकड़ी की छड़ों का इस्तेमाल करके नृत्य करती हैं। तो कला और संस्कृति में एक पैटर्न साफ है। 2 सवाल गुजरात से और तीनों ही प्रदर्शन कलाओं से जुड़े हैं। लगता है परीक्षक का इस क्षेत्र में खास रुझान है। हाँ, अब जरा अंग्रेजी की बात करते हैं। जी। यहाँ व्याकरण के जटिल नियमों के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। पहला सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु कट्स, polishes and engraves precious stones। इसका जवाब क्या है? लैपिडिस्ट या लैपिडरी। नोट्स में इसका हिंदी अर्थ रत्न तराशने वाला भी दिया है और मुश्किल शब्दों को भी समझाया गया है। ये नोट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सवाल के हर हिस्से को समझना। हाँ, और यही तरीका स्पेलिंग वाले सवालों में भी दिखता है। एक शब्द था इनएविटेबल। इसकी सही स्पेलिंग है INEVITABLE। सही। और नोट्स में इसका अर्थ जिसे टाला न जा सके भी लिखा है। लेकिन सबसे काम की चीज है इसे याद रखने की ट्रिक। क्या ट्रिक है? इनवाइट प्लस एबल शब्द को ऐसे तोड़ने से स्पेलिंग की गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। वाह। और दूसरा स्पेलिंग का सवाल था एग्जिस्टेंस। ये तो अंग्रेजी के सबसे मुश्किल जालों में से एक है, एंस और एंस की लड़ाई। इस टॉपर ने उस दुखतिरक को पकड़ लिया है। उसने सही स्पेलिंग EXISTENCE के साथ एक नोट भी लिखा है। अंत में एंस आता है, एंस नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल सही। अब कुछ विज्ञान के सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल खगोल विज्ञान से है और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा खगोलीय पिंड अपनी धुरी और कक्षा में घूमने का समय समान रखता है? जिसे टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं। इसका जवाब है चंद्रमा। चंद्रमा। और नोट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसका मतलब है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण का समय बराबर होता है। इसका असर बहुत बड़ा है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चांद की गति को इतना धीमा कर दिया कि वो अब बस अपना एक ही चेहरा हमें दिखा पाता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। और विज्ञान का दूसरा सवाल हमारे अपने शरीर से जुड़ा है। भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? इसे ग्रास नली या इसोफेगस कहते हैं। हाँ, और नोट्स में इसके काम करने के तरीके के बारे में भी लिखा है। इसमें होने वाली मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस? ये एक तरह की लहर जैसी होती है, जैसे आप टूथपेस्ट को ट्यूब से निकालते हैं। ट्यूब को पीछे से दबाते हुए हमारी भोजन नली भी ठीक वैसे ही भोजन को नीचे पेट की तरफ धकेलती है। वाह, ये टूथपेस्ट वाला उदाहरण तो कमाल का है। इससे पेरिस्टाल्सिस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये टॉपर सिर्फ जवाब नहीं लिख रहा, बल्कि कॉन्सेप्ट को यादगार बना रहा है। यही खासियत है। चलिए अब आखिरी कुछ विविध सवालों को देखते हैं जो अर्थव्यवस्था, खेल और पुरस्कारों से जुड़े हैं। ठीक है।
पहला सवाल, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो एक क्लासिक स्टैटिक जीके का सवाल है। बिल्कुल। जवाब है 1 सितंबर 1956, मुख्यालय मुंबई। ठीक है, अगला। अब खेल से जुड़ा एक बहुत ही खास सवाल, महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में कितने उपकरणों का उपयोग होता है? ये मुश्किल हो सकता है, सिर्फ खेल का नाम जानना काफी नहीं है। सही उत्तर है 4, और नोट्स में चारों के नाम भी लिखे हैं, वॉल्ट, अनइवन बार्स, बैलेंस बीम और फ्लोर एक्सरसाइज। बहुत सटीक जानकारी। अगला सवाल पुरस्कारों से है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। जी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और साथ में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि वे अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। और अब आखिरी सवाल जो क्रिकेट से है, और ये मुझे बहुत पसंद आया। ये किसी रिकॉर्ड के बारे में नहीं है, बल्कि अंपायर के एक इशारे के बारे में है। हाँ, सवाल था, क्रिकेट में अंपायर यदि दोनों हाथों को छाती पर क्रॉस करता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है निर्णय बदलना, डिसीजन रिवर्सल। नोट्स में लिखा है कि ऐसा DRS यानी रिव्यू के बाद होता है, जब थर्ड अंपायर मैदानी अंपायर के गलत फैसले को पलट देता है। ये दिखाता है कि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, किताबों से, विज्ञान से और टीवी पर देखे जाने वाले खेल से भी। आपको बस अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है। तो इन 20 सवालों के विश्लेषण के बाद हम क्या कह सकते हैं? एक साफ पैटर्न उभर कर आता है। हाँ, परीक्षा में स्टैटिक जीके जैसे LIC की स्थापना का महत्व अभी भी है, रटने की जरूरत भी है जैसे कर्क रेखा वाले सवाल में, लेकिन साथ ही गहरी वैचारिक समझ भी परखी जा रही है। सही, चाहे वो संगीता सुधाकर की ऐतिहासिक अहमियत हो या चंद्रमा की टाइडल लॉकिंग का विज्ञान, सिर्फ तथ्यों को जानना काफी नहीं है, उनके पीछे का क्यों और कैसे भी समझना होगा। और करंट अफेयर्स, खासकर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन नोट्स से सीखने को मिलती है वो है पढ़ाई का तरीका। हर तथ्य के साथ जुड़ा हुआ संदर्भ, मुश्किल शब्दों का अर्थ और याद रखने की ट्रिक्स। ये टॉपर सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा, वो ज्ञान को व्यवस्थित कर रहा है। बिल्कुल। तो ये थे SSC MTS परीक्षा के वो सवाल और एक टॉपर के नोट्स के जरिए उनका हमारा विश्लेषण।